जय हिंद बच्चों। आज हमने अभी पिछले जो लेक्चर था इसके अंदर पिछले लेक्चर में हमने एक चैप्टर फिनिश किया है क्लास 12 के लिए। आज हम क्लास 12 का ही एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी सारे के सारे अच्छे से इसको फोकस करके स्टडी करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटेड होंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब भी वर्ड हमारे दिमाग में आता है तब हमारे दिलो दिमाग में ये चीज़ बनती है इसके रिगार्डिंग इमेज कि जो करंट है वो एक फ्लो कर रही है, बस बिजली के झटके लगते हैं उसकी वजह से और किसी आदमी को शॉक लग जाता है, ये चीज़। तो ये तो एक है हमारे दिमाग का एक दिमाग की चीज़ है जो हम बोल रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तौर पे इसकी डेफिनेशन क्या होती है? साइंटिफिक तौर पे सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आप किसी कंडक्टर कोई भी कंडक्टर है उसको किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अप्लाई करेंगे, उस पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, अगर आप किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, ठीक है, तो क्या होगा? उसमें चार्ज का फ्लो हो जाएगा। किसमें? कंडक्टर में क्या होगा? चार्ज फ्लो करने लगेगा। ठीक है, ये जो चार्ज का फ्लो होगा पर यूनिट टाइम चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, इसे हम कहेंगे आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिक करंट। और जिस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर हम इस चार्ज के मोशन को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद मोशन ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की एक प्रॉपर और डेफिनेशन की बात करें तो, या फिर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो क्या होगी? सिंपली इट इज डिफाइन एज इट इज डिफाइन एज इट इज डिफाइन एज rate of flow of electric charge through any cross-sectional area of conductor। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। यानी कि अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये डिनोटेशन तो इसका आई से होता है, आई से डिनोट करते हैं इसको हम। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जितना टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो कितने टाइम में, ठीक है, टाइम टेकन, तो इसे हम कहते हैं क्या? आपकी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल। और दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें नहीं और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं तो आई करंट इज इक्वल टू होगा डी क्यू ओवर डी टी। तो ये हो गया आपका चार्ज का क्या है? ये डेरिवेटिव, चार्ज का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? करंट आई। ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, ये सिंपल सी चीज़ है इसमें। अब इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है, चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो चार्ज अगर, देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट आप चाहें तो नोट कर लें कि
इफ जो चार्ज आपका है Q, चार्ज इज पॉजिटिव, अगर जो चार्ज फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज से आप रिलेशन दे रहे हैं, तो जो डायरेक्शन है करंट का, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा, फॉरवर्ड, यानी करंट जो है आगे इसी डायरेक्शन में जा रही होगी, फॉरवर्ड। अगर यही चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव है, तो डी ओ सी यानी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, बैकवर्ड। ठीक है, ये इसके सिंपल से पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब देखिए करंट की कुछ क्वालिटी और प्रॉपर्टीज आएंगी टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज। अब इसमें पहली चीज क्या है कि करंट क्या होती है, नॉट ऑलवेज स्टीडी, करंट स्टीडी नहीं होगी हमेशा, नॉट ऑलवेज स्टीडी। ठीक है, इसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, वो ऑलवेज स्टीडी नहीं होगा। स्टीडी का मतलब होता है एक कंटिन्यूस फ्लो, या फिर जितनी भी वैल्यू हमने डिसाइड की है कांस्टेंट वही फ्लो हो रही है, वो चीज़ नहीं होती इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम करंट क्या ऐसी क्वांटिटी है आपकी, करंट की जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। हमारे जो ट्वेल्थ का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इसे स्केलर क्वांटिटी में लेते हैं। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि जो करंट है आपकी वो वेक्टर क्यों नहीं है, या फिर एक और क्वांटिटी होती है टेंसर, टेंसर क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट की आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो स्केलर से ज़्यादा मैच कर रही हैं और स्केलर के ज़्यादा करीब हैं, इसीलिए हमने इसको सिर्फ स्केलर ही रखा है। हालांकि वेक्टर से कुछ चीज़ें इसकी मैच करती हैं, लाइक डायरेक्शन इज वगैरह, जो डायरेक्शन वगैरह होती है इसकी वो मैच करती है, बट प्रॉपरली स्केलर से कनेक्टेड है इसलिए हमने स्केलर दिया है। तो ये हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी करंट की। चलो तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, करंट I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, ये टोटल चार्ज Q हो गया, इसी चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, एन ई अपॉन टी, ये आपका चार्ज हो गया, और ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ जो भी पार्टिकल है वो नंबर, उनका नंबर हो गया। तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, ये एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला आपको आगे बहुत काम आएगा। इसी बेस पर अगर हम एक न्यूमेरिकल देखें, तो देखिए न्यूमेरिकल कितना सिंपल सा होगा। देखिए सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन अ 1 मिनट। देखिए स्टार्टिंग की लाइन में ही ये क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प, कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे एक लैम्प से इन 1 मिनट, मतलब टाइम टी इज इक्वल टू 1 मिनट, इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर, करंट आई इज इक्वल टू 300 मिली एम्पियर। ठीक है, गिवन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो फॉर्मूला था, अभी हम थोड़ा सा वैल्यूज को अरेंज कर लें। टाइम टी है आपका 1 मिनट, मीन्स 60 सेकेंड, आई करंट इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर, करंट आई हो गया, टाइम टी हो गया, और आपका ई इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। अब देखिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि आई इज इक्वल टू होता है आपका क्यू अपॉन टी, हमें आई पता है टी पता है, तो क्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हम। देखिए Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, वैल्यू पुट कर दो 300 इंटू 10⁻³ इंटू टी 60, क्यू की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पर इतनी। अब हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू, टोटल चार्ज तो हमको मिल गया, टोटल चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए ये हमें Q पता है, Q की वैल्यू हम ये रख सकते हैं यहाँ पर 3 10⁻³ इंटू 60 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका डिवाइड लगा दीजिए यहाँ पर, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 300 इंटू 10⁻³ इंटू 60 अपॉन
1.6 इंटू 10⁻19। इसे सॉल्व करके आप सिंपली आंसर लाएंगे, वही होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.125 इंटू 10⁻20। इतने इलेक्ट्रॉन जो है 1 मिनट में फ्लो कर रहे हैं इतनी करंट को साथ। ये जो इतना करंट फ्लो करा दिया इतने इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। ये सिंपल सा आंसर होगा, इसकी कोई यूनिट तो है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है इसमें। अब एक चीज़ हम यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था Q अपॉन टी। Q होता है आपका चार्ज यानी कूलाम पर सेकंड टाइम का हो गया, तो हम इसे यहाँ से कह सकते हैं कूलाम पर सेकंड, ठीक है। लेकिन इसकी एक और यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं एम्पियर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? एम्पियर। ये है सबसे इसकी बेस्ट, और इसी में आपको नोट ज़्यादातर मिलेंगे कि एम्पियर ही आपको ज़्यादातर नोट मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट करंट का जो पॉइंट क्वालिटीज है वो यहाँ पर एंड है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक कि कितना जो है, अब करंट डेंसिटी की अगर हम बात करें, सॉरी करंट डेंसिटी की बात करें अगर हम, करंट से रिलेटेड एक टॉपिक है ये। देखो जहाँ भी डेंसिटी आ जाती है, जहाँ भी डेंसिटी आ जाती है वहाँ पर आपने एरिया को इंक्लूड करना होता है। तो देखो करंट डेंसिटी क्या होती है, जब भी करंट फ्लो करती है, ठीक है, तो करंट के फ्लो करने पर जितने एरिया में करंट, किसी कंडक्टर के जितने एरिया में करंट फ्लो कर रही है उसको कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं हम क्या? करंट डेंसिटी। अगर हम बात करें प्रॉपर डेफिनेशन की, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? current density at a point in conductor is ratio of the current at that point in the conductor to the area of cross section of conductor at that point। सिंपल सी चीज है। देखिए अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो किसी कंडक्टर में एक फिक्स पॉइंट पर, एट पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो करंट है, उस पॉइंट पर कितनी करंट है? 2, यानी कि अपॉन करंट है 2 अपॉन द एरिया, उस पर कितना एरिया है, एरिया ऑफ कंडक्टर एट पॉइंट, उस पॉइंट पर कितना एरिया है। यानी कि अगर हम इसे J से डिनोट करें तो J इज इक्वल टू हो जाएगा आपका करंट यानी कि I अपॉन एरिया यानी कि A। ये सिंपल सी चीज। I होता है आपका एम्पियर अपॉन एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला और उसकी यूनिट। ये सिंपल सा एक टॉपिक था। अब ये हम बात करें करंट डेंसिटी की किस टाइप की क्वांटिटी है, तो ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा इसको, ये है वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर डिपेंड होता है इसका। तो ये हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस टॉपिक में सिंपल सा क्या है इसका नेम, इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो करती है। तो देखो सिंपल सा आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई कंडक्टर होता है तो उसके एक एटम की बात करें हम, तो उसका एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है। यहाँ पर इसका एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और कई सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट में राउंड राउंड मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने सिंपली पढ़ी होगी। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंड करके रखता है, ठीक है। और जो आपके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो एटम के चारों तरफ इधर कहीं भी घूमते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ये होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हें अगर आप थोड़ी सी भी हीट एनर्जी या कोई भी एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा, ये जो है अपनी जो ऑर्बिट है उसको छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। ये होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की क्वालिटी होती है, आप इनको थोड़ा सा रबिंग कर दीजिए, थोड़ा सा जो है इनको कुछ भी एनर्जी दे दिए किसी भी तरीके से, तो ये अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चले जाते हैं।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूवमेंट कर रहे होते हैं, इन्हीं की वजह से कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा पाता है। अब ये जो इनकी सारी की सारी प्रोसेस होती है, इसको हम बात करें तो इस प्रोसेस में क्या रहता है, जितने इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक प्लेस नॉट ओनली इन द मेटल, अब जितने भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रहे हैं तो वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड है, पहली चीज़। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत तेज़ी से इधर उधर भाग रहे होते हैं, यानी कि गति कर रहे होते हैं। इसी वजह से हम जो कंडक्टर हैं उनको बेस्ट कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स को हम इसीलिए बेस्ट कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर्स में भी बेस्ट कंडक्टर्स कौन से होते हैं, मेटल। मेटल कैसे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल में भी सबसे अच्छे कंडक्टर होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है सिल्वर। सिल्वर में से बहुत इजीली आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं। देन सिल्वर के बाद आता है आपका कॉपर Cu, उसके बाद आता है आपका गोल्ड Au, ये, और फिर उसके बाद आपका एल्यूमिनियम। ये आपके कंडक्टर की क्वालिटीज़ हैं कंडक्टिविटी के बेस पर। मेटल सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये होते हैं आपके। अब देखिए यहाँ पर जो भी, अगर हम ये तो बात कर रहे हैं मेटल की, अगर हम बात करें लिक्विड और गैस के बारे में, तो लिक्विड और गैस में जो है आपका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है बस। डिफरेंट क्या होता है कि अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो होता है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। यही बात अगर हम करें लिक्विड एंड गैसेस की, तो ये जो फ्लो होता है आपका वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों की वजह से होता है। ये लिक्विड और गैस की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से ये फ्लो होता है आपका। अब आप देखें नेक्स्ट, इसमें क्या रहेगा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही प्रॉपरली बाउंड अप होते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनमें बहुत ही प्रॉपरली बाउंडेड होते हैं और इतना आसानी से एसेलरेट नहीं करते, तो आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लीजिए करंट फ्लो नहीं होगा। ये कौन से मेटल्स और मटेरियल्स होते हैं, सॉरी, ये मटेरियल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं हम इंसुलेटर। इंसुलेटर्स, इन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। जैसे कि आपका वुड, प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही रबर वगैरह ये सब है, ये आपके क्या है, इंसुलेटर्स हैं। बड़ी ही मुश्किल है, इनमें इम्पॉसिबल सा होता है करंट को फ्लो कराना, ठीक है। तो ये यहाँ तक थी इलेक्ट्रिक करंट की थ्योरी इन द कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किस वजह से होता है उसकी थ्योरी थी। मैं आपको एक सिंपल सा रिमाइंडर दे दूं उसके बारे में। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपका कंडक्टर है उसमें एटम है, एटम के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमते रहते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं इनमें इतनी अच्छी खासी एबिलिटी होती है कि अगर आप इनको थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे तो ये पास कर जाएंगे, इसको बाहर निकल जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देंगे। इसी क्वालिटी की वजह से जो मेटल है वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, और जो ये क्वालिटी जिसके अंदर होती है वही कंडक्टर माने जाते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा थ्योरी थी इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग। अब हम आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बहुत ही फेमस टॉपिक है ये वाला। ये है आपका ओम लॉ। ओम लॉ आपने सुना होगा कई बार, ये 10th में भी आया होगा आपके, ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ जब भी हमारे दिमाग में वर्ड आता है या कोई पूछता है तो डायरेक्टली हमारे पास सबसे पहला इसका पॉइंट आता है कि V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये सबसे पहली चीज। तो इससे पहले भी एक पॉइंट है इसका कि ओम्स लॉ आखिर होता क्यों, जो स्टेट किया जाए या फिर लिखा जाए तो उसे कैसे लिखेंगे। देखो ये सिंपल सा, इसका पहले तो आप पॉइंट समझ लीजिए। इट स्टेट्स दैट current flowing through conductor
is always directly proportional to potential difference V across end of कंडक्टर। कंडक्टर्स के दोनों एंड के बीच में जो हम अप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो करंट फ्लो करेगी। यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट और रहता है कि फिजिकल कंडीशन नेग्लिजिबल या फिर कांस्टेंट मानी जाती हैं, लाइक टेम्परेचर की वजह से कोई चेंज, या फिर कोई है मैकेनिकल स्ट्रेन वगैरह है, मैकेनिकल स्ट्रेन कुछ भी और एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ है, उनको हम कांस्टेंट मानते हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं मानते। तो ये तो सिंपल सा है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट हो गया, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कुछ ये कहना चाह रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से ये हटाना चाहते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो V इज इक्वल टू I R, दिस R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रेजिस्टेंस का सारा खेल। तो रेजिस्टेंस जो आया अब आपके पास यहाँ से आया, ये रेजिस्टेंस क्या शो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि करंट के चलने में, बहने में, फ्लो होने में कितनी रुकावट होगी। किसी कंडक्टर में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही मुश्किल से करंट फ्लो हो पाएगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आर को इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब जब आप एक प्योर कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट, ये जो आपका रेजिस्टेंस है वो रहता है कांस्टेंट। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे वी और आई के बीच में, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन का बनेगा। ये ग्राफ ये शो करेगा कि जो कंडक्टर है वो आपका बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो बहुत ही अच्छा है मटेरियल कंडक्शन के तौर पे। तो ये जो आपका ये दिख रहा है आपको ये ग्राफ जो है, ये इस ग्राफ का यूज आप प्रैक्टिकल में भी करोगे। एक प्रैक्टिकल होता है ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वी और आई की वैल्यू लेनी होती है और यहाँ यहाँ प्लेस करते जाते हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तब जाके प्रूफ माना जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो आपका रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, वो किस तरीके से और कौन कौन सी क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। देखो अब यहाँ से हमें एक नया टर्म मिला है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है, सिंपल सी चीज, एक अभी हमने पहले ही पढ़ा है इसको, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग। तो R इज इक्वल टू हो जाता है आपका V अपॉन आई। ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। R रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी ओम, जिसे हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गई यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये होता है सिंपली आपका ml टू T-3 A-2। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं हम कि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फैक्टर ऑन विच आर रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो देखिए जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला तो है आपका जो आपका कंडक्टर है उसकी लेंथ, तो हम क्या लेंगे डायरेक्टली, लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली R इज प्रोपोर्शनल टू L। ये इसकी क्या हो गई आपकी सिंपली लेंथ। तो
यहाँ से क्या शो हो रहा है, ये यहाँ से ये शो हो रहा है सिंपल कि आर यानी रेजिस्टेंस लेंथ एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर एल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इससे क्या शो हो रहा है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की लेंथ के, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहली चीज। दूसरा आपका पॉइंट आता है यहाँ पर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये चीज़ है सिंपली। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दो पॉइंट हमारे हो गए। अब नेक्स्ट आता है आपका, अगर इससे हम दोनों को कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने के बाद आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन हटाएं तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला बन के आ गया। अब यहाँ पर रो क्या चीज़ है, रो है आपकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या फिर हम कहते हैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, जब भी इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए तो इस फॉर्मूले के बेस पर आप निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। नेक्स्ट चीज है आपकी, किस किस चीज पर डिपेंड करता है, हमारा थर्ड पॉइंट है, ये सिंपल सी चीज स्टडी बेस वाली चीज है, वो है आपका नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। मटेरियल का नेचर, ये आपका वही चीज़ है कि आपका इंसुलेटर और कंडक्टर और ये आपका लिक्विड लिक्विड ये सब इनसे कनेक्टेड है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। वो फॉर्मूला क्या है आपका, अगर कोई टेम्परेचर पर, किसी टेम्परेचर पर आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आर टी इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये होगा। यहाँ पर आर जीरो क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये आपका टेम्परेचर टी है जिस पर आपने ये फाइंड आउट करना है। अल्फा क्या है आपका, अल्फा है सिंपली टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो आपका किसी भी टेम्परेचर के कोफिशिएंट होंगे रेजिस्टेंस के बेस पर, तो अल्फा बीटा वो दोनों है। ठीक है, अब मोस्टली हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम इतने से ही काम चला लेते हैं। तो अगर हम इतना ही लेके चलें तो आर टी इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी, ये हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू निकालूं मैं अगर यहाँ से तो वो क्या निकलेगी, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर जीरो टी, ये अल्फा की वैल्यू आ सकती है यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ हो गई, चेंज इन द रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन द टेम्परेचर। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, इसकी लिमिटेशन कितनी है। जो ओम्स लॉ है उसकी एक लिमिटेशन है, यानी कि एक पॉइंट ऐसे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ये आपका लॉ वर्क नहीं करेगा, या फिर जो है जैसा हमने बताया है वैसे प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। देखिए इसकी लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो इसमें एक चीज ये समझ लीजिएगा कि दो तरह की आपकी डिवाइसेस होती हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो ओम्स लॉ को प्रॉपरली फॉलो करती हैं, ओम्स लॉ फॉलो करती हैं, उन्हें तो हम कहते हैं ओमिक डिवाइस, ओमिक डिवाइस। कुछ डिवाइस होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। अब जो नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, लाइक आपका वैक्यूम ट्यूब या सेमीकंडक्टर डायोड, ये सब आपकी नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं। मतलब इन डिवाइस में V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ये कांस्टेंट नहीं मिलेगा आपको। आर आपका डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट होगा।
जब आप ऐसी डिवाइस में ओम लॉ लगाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वेरिएशन आएगा, जिसमें पहला वेरिएशन क्या आएगा, किस तरीके से, अगर आप ग्राफ बनाओगे आई और वी के बीच में तो वो जो है ऐसे जाते जाते हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये नॉन ओमिक डिवाइस के बीच में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वेरी करेगा। ऐसे ही अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस में देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव भी हो जाता है, तो उसकी वजह से ग्राफ आपका कुछ इस तरह से भी जा सकता है। ये ग्राफ है, इस तरह से जा रहा है, ये यूँ जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, आई और ये आपका वी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में इस तरह से चेंज आ सकता है। यहाँ पर आपकी लिमिटेशन हो जाती है ओम्स लॉ की, यहाँ आपका ओम्स लॉ प्रॉपरली वर्क नहीं करता। चलिए अभी फिलहाल इसमें इतना ही। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फॉर्मूला। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो क्या था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये मोस्टली हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी, यही फॉर्मूला मोस्टली हमारा वर्क करेगा और यही चलेगा। इस फॉर्मूले के बेस पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसको मैं आपको रीड कर देता हूँ। क्या कह रहा है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ohm. What is the temperature of element if resistance is found to be 117 ohm, given that the temperature coefficient of material of the resistor is 1.70 into 10 to the minus 4 degree Celsius per degree Celsius। कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर, यानी कि T की वैल्यू होगी आपकी 27 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। इस टेम्परेचर पर एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस है 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट। अब ये टेम्परेचर जो हमें अननोन है, पता नहीं है हमको, ठीक है, तो ये T1 अगर हम मान लें इसको तो इसको T2 कितना होगा, जिस पर कह रहा है इफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117, इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना मिला हमको 117 ओम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि गिवन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। अगर ये इस तरह से है तो वैल्यू हमारे पास सारी है, फाइंड आउट करना है T2 टेम्परेचर, यानी कि ये वाला T टेम्परेचर, हमने T2 ले लिया इसको, लेकिन हम यहाँ T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूले के बेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू आपकी सिंपल सी आ जाएगी, ये टेम्परेचर T निकालना है। तो अभी हमने निकाला था फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1, टेम्परेचर में चेंज T2 माइनस T1। देखो R2 मतलब ये वाला हो गया 117 माइनस R1 100, R1 वही 100, टेम्परेचर में चेंज T2 हमें पता नहीं है, T1 हमें पता है 27, इज इक्वल टू में ये चली रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्रॉपरली आपका T2 टेम्परेचर सिंपल जी फाइंड आउट हो जाएगा, वो आएगा आपका T 1027 डिग्री सेल्सियस। ये आएगा आपका आंसर सॉल्व करने के बाद। सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है जो आप ना कर पाए। जितना जितना आप इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही टफ क्वेश्चन आपके लिए और इजी बनता चला जाएगा। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी, ये सब बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स हैं, अगले लेक्चर में स्टडी करते हैं इनको। तो चलिए जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।